नमस्कार प्यारे साथियों। मैं अमरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लास 10th की पहले चैप्टर की पहली टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं। पहला चैप्टर का नेम है हमारे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है ये ध्यान देखें। तो रियल नंबर से जुड़ी सारी बातें हम इसमें आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, बताएंगे, बस आप क्लास से जुड़े रहेंगे। तो हम देखते हैं बिल्कुल सीधे क्या क्या डेफिनेशन है, क्या उसको सॉल्व करेंगे और इस टाइप के बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो आप यदि उसका प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम आगे की क्वेश्चन को करने से सबसे पहली टॉपिक्स जो लेते हैं, ठीक है, इसी के ये तो आपको रूल आपको जानना ज़रूरी है। यदि रूल हम नहीं जान पाएंगे तो इस केस में आगे की हर एक स्टेप की जो प्रूफिंग होगी, प्रूफ करते केस में, तो हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए एक छोटी सी टॉपिक्स है, इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो एक हमारा एक रूल है, ठीक है, कि एक वर्ड है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी को हम हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं विभाज्यता। ठीक है, विभाजन का रूल, डिवाइड करने का रूल क्या है, कौन कौन सा इंटीजर उसमें आते हैं, कौन कौन सा एक्सेप्शनल उसमें आते हैं जो इस डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो पहले डिविजिबिलिटी रूल को समझने से पहले हम ये देख लें कि हमारा रूल क्या है। ठीक है, रूल हमारा है, एक डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन का विशेष ख्याल रखना है। देखें डिफिनीशन क्या है, ए नॉन जीरो इंटीजर ए क्या है, एक नॉन जीरो इंटीजर है जो जीरो नहीं है, इज सेट टू बी डिवाइड एन इंटीजर बी। हम कह सकते हैं कि यदि यह इसको किसी दूसरे इंटीजर को डिवाइड करता है तो इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी, जब ए जो है किसी इंटीजर बी को डिवाइड करता है तो एक नया इंटीजर उसमें एग्जिस्ट करता है, मिल जाएगा। तो हम उस तीनों को कैसे एक रिलेशन से लिख देंगे, तीनों को कंबाइन करके कैसे लिख देंगे, तो तीनों को लिखा जाएगा बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, इस ये डिवाइड लिखा है तो डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो जो नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो उस केस में रिमाइंडर जो है ऑलरेडी जीरो बनता है। ठीक है, जीरो का यहाँ पर डिस्कस नहीं है, यहाँ पर डिविजिबिलिटी यहाँ पढ़ रहे हैं तो जो भी नंबर दिया जाएगा एक दूसरे इंटीजर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जब कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो इस केस में रिमाइंडर जीरो लिख दिया है, मैं याद दिलाने के लिए लिख दिया हूँ। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट 4 एक इंटीजर है और ए आपका 60 एक अलग इंटीजर है। पहले ही कह दिया गया ए इज नॉन ए आपकी ए मैंने कंसीडर कर लिया और ए आपका एक नॉन जीरो इंटीजर है, ए इसको डिवाइड करता है। तो डिवाइड करने के केस में आप बिल्कुल सिंपल मेथड से जानते हैं, 16 में 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम आएगा और ये आपकी कैंसिल आउट हो जाएगा जीरो माइनस करने के बाद। यहाँ पर रिमाइंडर जीरो दे देगा, रिमाइंडर जीरो। तो ये एक इंटीजर है, 16 एक दूसरा जो एक नॉन जीरो इंटीजर है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब हम किसी नंबर से जीरो से ही डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड है। जीरो नंबर के लिए क्या होगा कि वैलिड नहीं होगा डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन है कि ये हमारा एक नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। तो हम अब इसको हम पिछले क्लास में ढेर सारे प्रैक्टिस किए थे, हम उसको इस तरह से नहीं समझेंगे। तो आप ये समझेंगे कि अब इसको इस तरह से कैसे लिखा जाए। तो देखें, हम इसको इस डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो करेंगे तो 16 को हम लिख सकता हूँ 4 यहाँ का 4 और ए यहाँ पर 4, आसानी से। रिमाइंडर क्या बनता है इस केस में जीरो, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इसी रूल को फॉलो करके एक जनरल फॉर्म निकाला गया। तो इन सबका मीनिंग्स आप जानते हैं, ये डिवाइजर है, ए डिवाइडेंड है, ए क्वेसेंट है, ए रिमाइंडर है, ये सारी बातें जानते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इसी के बेस पे आप एक क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और डिविजिबिलिटी के कुछ रूल हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो अब हम इस टाइप का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ याद दिलाने के लिए लिखे हैं। सपोज दैट डिविजिबिलिटी रूल है 2 इज डिविजिबल बाई 8, 2 इज डिवाइड बाई 16, 3 इज डिवाइड 27, 9 इज डिवाइड 81। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं डिविजिबिलिटी के रूल हैं। अब इसको लिखने का तरीका हमने ये अलग ढंग से लिख दिया। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं,
उसको हम देखते हैं। ठीक है कि ये डिविजिबिलिटी का रूल है तो कैसे। अब देखिए इस केस में ए बी 4 इसको डिवाइड कर देगा और ए बी 4। ठीक है, सपोज ये दोनों एक ही नंबर आ गया, तो यदि हम यहाँ पे कह दें कि 4 डिवाइड करता है 20 को, तो ये 5 टाइम डिवाइड करेगा और ये 20 आ जाएगा, कैंसिल आउट। अब इस केस में रिमाइंडर की कोई चर्चा नहीं, रिमाइंडर ऑलरेडी हम 0 रखेंगे, तो हम 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5। अब ये जो है 4 इसको डिवाइड करेगा तो है इसका क्विसेंट बन जाएगा। यदि 5 ही इसको डिवाइड कर देगा तो ए हमारा क्विसेंट बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ए और सी दोनों को डिसाइड में हमने दोनों वर्ड यूज कर दिया है। ठीक है कि ए यदि डिवाइजर बना तो सी हमारा क्या बनेगा, ए डिवाइजर हो सकता है, ठीक, और सी क्विसेंट हो जाएगा। यदि सी ही इसका डिवाइजर बन जाएगा तो ए क्विसेंट भी हो जाएगा, और सी जो क्विसेंट बनेगा डिवाइजर बनेगा तो ये उसका डिवाइजर बन जाएगा। तो इस केस में हम अल्टरनेट लेकर चल सकते हैं। हम यदि इस नंबर से डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्विसेंट बन जाएगा, इस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो है हमारा क्विसेंट बन जाएगा। तो इस केस में दोनों पॉसिबिलिटी हमारी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अब लिखने का तरीका देखें, ए और बी इज इक्वल टू ए सी को हम किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से उसको पढ़ेंगे, और अपने हर एक क्वेश्चन में किस तरह से हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक इंटीजर है एज नॉन जीरो इंटीजर ए, और एक कहा गया है कि ये बी को डिवाइड करता है, तो ये लिखा गया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का देखें तरीका, वी राइट हम लिख सकते हैं ए, बिल्कुल वर्टिकल लाइन बनाएंगे और यहाँ बी लिखेंगे। जो डिवाइड करता है वो पहले, जिसको डिवाइड करता है वो बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रीडिंग मैनर, यहाँ लिख पढ़ने का तरीका देखें, इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं। कई ऑप्शन है, चारों में से यहाँ पे कोई ऑप्शन लिख सकते हैं। ए जो है इसका एक डिवाइड करेगा बी को, ए डिवाइड्स बी। ठीक, ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, ए भी पढ़ सकते हैं। बी इज मल्टीपल ऑफ सी, बी इज डिविजिबल बाई ए। अब इन सबका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कि सपोज दैट यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि 4 6 इज डिवाइड्स 30, 6 30 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो देख लें 6 30 को डिवाइड करता है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये पहला एग्जाम्पल बन गया कि 6 30 को डिवाइड करता है, यस पहला नंबर। कितना हम 30 को कितना लिख सकते हैं, 30 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, सॉरी 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, हम इतना लिख सकते हैं इस जैसे। अब 6 हमारा क्या बनेगा, तो पहला किया गया कि 6 ये इसका फैक्टर बनेगा, ये पढ़ना, या तो इसको ये पढ़ सकते हैं कि ए डिवाइड बी। ठीक, ये उसका फैक्टर होगा। फैक्टर कैसे चेक करते हैं कि जो नंबर जिस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे तो वह नंबर उस इंटीजर का नंबर का क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। तो 6 जो है इसको डिवाइड करेगा कितने टाइम, 5 टाइप में, तो 6 भी उसका फैक्टर बनेगा। ये भी हम कह सकते हैं कि 5 भी 6 को डिवाइड करेगा तो 5 भी उसका फैक्टर बनेगा। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं कि 5 6 इज ए फैक्टर ऑफ बी, 6 जो है इसका फैक्टर बनेगा, यही है बी। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं कि बी इज मल्टीपल ऑफ सी। ठीक है, बी जो है 6 का मल्टीपल है, क्योंकि 6 में किसी दूसरे नंबर से इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तभी हमारा क्या है 6 आता है, 30 आता है। तो इस केस में यह नंबर इस नंबर का मल्टीपल भी बोला जाएगा। डिविजिबल बाई ए, यह इससे डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि यह इसको हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या देता है, 0 देता है। तो ये सारी बातें इस पर फॉलो कर रही हैं, तो ये आपको समझ करके रखना है। अब हम बताएंगे आपको डिविजिबिलिटी के कुछ रूल। प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, पहली इसकी प्रॉपर्टी या रूल ए है कि +-1 डिवाइड ए, और क्या है फॉर ऑल इन नॉन जीरो इंटीजर ए जो है कोई भी हो नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, कोई ए जो है नॉन जीरो इंटीजर है तो ए +1 जो है सबको डिवाइड कर देता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि +1 डिवाइड करेगा 5 को, +1 डिवाइड करेगा 20 को, +1 डिवाइड करेगा 30 को। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसको और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 5 = 1 × 5। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 20
इज इक्वल टू 20 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 30, तो 30 इंटू 1, ऐसे हम आसानी से लिख सकते हैं। ए हमारा बी इज इक्वल टू ए सी रूल फॉलो हो रहा है, बी इज इक्वल टू ए सी रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। इस केस में तो ये पहला जो है कि 1 से किसी भी इंटीजर में हम डिविजिबल कर सकते हैं, चाहे ए प्लस हो या माइनस हो, दोनों में से किसी के लिए। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर देता है। ए बाई जीरो, सॉरी ए डिवाइड बी फॉर एवरी नॉन जीरो इंटीजर है। ए जो है नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। किसी भी नॉन जीरो इंटीजर के लिए ए डिविजिबल होगा। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं ऐसे कि ए एक जगह सब 5 डिवाइड करता है 0 को, 6 डिवाइड करता है 0 को, 7 डिवाइड करता है 0 को, 2000 डिवाइड करता है, ठीक है, किसको, 0 को। इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। अब कह सकते हैं कैसे डिवाइड करता है, तो इस केस में एक एग्जांपल हम देकर बता रहे हैं कि जैसे ये 5 डिवाइड करता है 0 को, 5 0 को डिवाइड करता है कितने टाइम, 0 टाइम डिवाइड कर देता है, तो आंसर आता है। इसी तरह से सारे एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको सिर्फ जान करके रखना है। दूसरा कह रहा है कि एज डिवाइड करता है 0 को, तो दिस इज नॉट ट्रू बाय डिफिनीशन से ट्रू नहीं है। तो जो नंबर जिस नंबर को डिवाइड नहीं करता है उसको हम काट देते हैं, ऐसे कट कर देते हैं। अब कैसे नहीं है कि ये आज भी डिफिनीशन, तो डिफिनीशन में पहले ही बताया गया था कि ए हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ए हमारा 0 हो गया, ठीक। हम लिखे थे बी बाई ए बाई बी ऐसे लिखे थे, और ए नॉन जीरो इंटीजर था, बी कोई भी इंटीजर था। तो इस केस में ए जब पहले ही 0 हो गया तो हमारा डिफिनीशन क्या होगा, बिल्कुल हमारे डिफिनीशन का विरोध हो गया, हमारा डिफिनीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस केस में ट्रू नहीं है, बस 0 नहीं होना चाहिए और सब कुछ बनेगा तो डिवाइड कर लेगा। आगे क्वेश्चन है कि इफ ए इज फाइंड नॉन जीरो इंटीजर एंड बी इज एनी इंटीजर, ठीक है। एक कोई इंटीजर है, देन तब ए डिवाइड करता है बी को, ए माइनस ए भी डिवाइड करेगा बी को, ए डिवाइड करेगा माइनस बी को, माइनस ए भी डिवाइड करेगा ए को। अब इसका अच्छी तरह से एक एक एग्जाम्पल दे करके करता हूँ प्रूफ। एग्जाम्पल देखें। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2 डिवाइड करता है 4 को, सिंपल सी बात है। तो क्या -2 भी इसको 4 को डिवाइड करेगा, यस वो भी डिवाइड करेगा, ठीक। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि 2 डिवाइड भी करेगा -4 को भी, हाँ ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। -2 भी -4 को डिवाइड करेगा। अब आप कह सकते हैं इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इस जैसे देखें, हम इस कितना लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इस 4 को हम लिख सकते हैं -2 इंटू -2, ठीक है, -2 बार डिवाइड करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं -4 को 2 इंटू -1, सॉरी -2 भी टाइम हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4 है, -4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कितने बार, 2 माइनस डिवाइड करेगा केवल 2 बार, 2 बार ही डिवाइड करेगा। तो इस तरह से हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 2 लिखा हुआ है, केवल 2 है, इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। तो डिविजिबल है, ठीक है, किसी भी केस में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसे कर लेंगे आप, 4 इज डिविजिबल बाई -2, 4 इज डिविजिबल बाई -2 कितने टाइम, तो -2 टाइम डिवाइड करेंगे। तो -2 में 2 का हम डिवाइड कर देंगे, अब हम -2 से -2 को कितने टाइम हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, तो -2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा तो कैंसिल आउट, इसलिए ये भी डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पर ये डिविजिबल कैसे है, तो -4 को हम डिवाइड करेंगे -2 से, तो हम क्या करेंगे, कितने टाइम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे माइनस आए तो 2 टाइम्स, ठीक है। तो -2 आए, -4 आएगा, माइनस माइनस आएगा और फिर हम माइनस करते हैं तो प्लस होता है, ठीक है। फिर माइनस करते हैं प्लस और कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 आ जाएगा,
ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सारा टर्म डिविजिबल है। तो ये रूल मुझे उम्मीद है कि समझ में आया। ये देखें एक अच्छा सा एग्जाम रूल है कि इफ़ ए डिवाइड करता है बी को, बी डिवाइड करता है ए को, तो इतना आपको जान लेना होगा कि ए और बी दोनों अलग अलग इंटीजर नहीं थे, एक ही इंटीजर थे। जैसे एक एग्जांपल है इसके लिए यहाँ पे कि ए बी को डिवाइड करता है, टू बी को भी डिवाइड करता है, ठीक है, और बी ए को। तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा कि जो दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, तो ये दोनों सेम ही था, 2 डिवाइड बाई 2। तो इस केस में 2 और 2 दोनों एक ही, ठीक है, यहाँ पे दोनों एक ही हैं। यह सिर्फ यूनिक आइडेंटिटी है। तीसरा केस है, इफ ए एंड बी इज सेट टू बी इंटीजर दैट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं है, देन तब ए जो है डिवाइड करेगा बी को, एंड ए सी को भी, ए बी को भी डिवाइड करता है, ए सी को भी डिवाइड करता है। तो इस केस में, ठीक है, ए जो है बी प्लस सी होल प्लस माइनस इन दोनों को भी डिवाइड करता है, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल देखते हैं इनका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इनका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज दैट 2 डिवाइड करता है 8 को और 2 ही डिवाइड करता है 12 को। इस केस में तो क्या ये भी हम चेक कर लें कि 2 जो है 2 डिवाइड करेगा 2 प्लस 8 प्लस 12 को। ऑब्वियसली 8 प्लस 2 20 इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड कर देगा 20 को, बिल्कुल सही है। क्या ये भी चेक कर लें कि 2 जो है 12 माइनस 8 को भी डिवाइड करेगा? यस, ये माइनस दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं, अल्टरनेट चेंज करेंगे तो 2 डिवाइड भी कर देगा 4 को। माइनस कर देंगे यहाँ पे, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे प्लस, ये आगे पीछे करेंगे तो माइनस आ जाएगा, जो कि हमारा दूसरा रूल सही है। ये भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड भी कर देगा, 2 8 को भी डिवाइड करेगा, 2 12 को भी डिवाइड करेगा, तो दोनों के मल्टीपल को भी 12 डिवाइड करेगा, 8 इंटू 12, अर्थात 2 डिवाइड करेगा, 12 या 8 कितना हो जाएगा 96, इसको भी डिवाइड कर देगा। तो ये हमारा रूल है। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि 2 8 को भी डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो हम 2 में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 में 8 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 जो है 8 इंटू 5 कर दें, 5 यही एक्स है, एक्स इज एनी इंटीजर, एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई दूसरा नेचुरल नंबर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 40 हो जाएगा, तो 2 40 को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है, इस केस में। और यहाँ पे एक केस में कि दो यदि अलग अलग इंटीजर हैं डिवाइड करते हैं, तो वो डिवाइजर और उसके डिवाइडेंड का मल्टीपल भी एक दूसरे से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, कोई एक दूसरे से ऑलरेडी डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देख लें, 2 डिवाइड करता है 4 को और 3 डिवाइड करता है 6 को। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 इंटू 3 ये भी डिवाइड कर देंगे 4 इंटू 6 को, अर्थात इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इज डिविजिबल बाय 6 इज डिवाइड टू 24, आसानी से आ गया। तो हम इस रूल को फॉलो आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, ये सारे डिविजिबिलिटी का रूल है। सिर्फ आपको इतना ख्याल रखना है कि इसको पढ़ा जाएगा कैसे और कैसे समझेंगे, ठीक है। तो ये आपकी टॉपिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ठीक है प्यारे साथियों। तो देखते हैं आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये क्या कहता है, हमारी रियल नंबर का सबसे जानदार टॉपिक्स है, जिसका यूज भी हम इम्पॉर्टेंट है, अपने दैनिक जीवन में भी, लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। तो ये जान लें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या है। इसमें जानने से पहले एक वर्ड आया है कंपोजिट, तो कंपोजिट नंबर पहले सुन लें कि क्या है। जैसे मैंने सब एक राइट नंबर लिख दिया 1 3 5 7, ठीक है, 11 ए, तो इन सब के जो है फैक्टर जो हैं देखे जाएं तो केवल 2 फैक्टर मिलेंगे इन सब के। इस तरह से इन्फिनिटी नंबर भी आगे हम लिख सकते हैं। इसका फैक्टर 1 होगा और यह खुद ही 1 होगा, इसका फैक्टर 1 होगा और यह खुद ही 1 होगा, इसका फैक्टर 1 और यह खुद ही होगा, इसका फैक्टर 1 और यह खुद ही होगा,
ठीक है, इसका फैक्टर 1 और या खुद ही फैक्टर बनेंगे। तो ऐसे नंबर, ठीक है, जिसके फैक्टर केवल एक हो और वह खुद ही हो, मतलब कम से कम दो हो, ठीक है, कम से कम नहीं, केवल दो हैं, ओनली टू, ए नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी नंबर जो है इंटीजर हो या नंबर जो है वो क्या करता है, उसका फैक्टर केवल दो हो, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। और इन सब को छोड़ करके जितने नंबर मिलेंगे जिसके फैक्टर कम से कम दो से अधिक हो, तीन हो, कम से कम तीन हो, ठीक है, एक ओ हो और एक खुद ही हो, एक हो और एक कोई दूसरा नंबर हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिसके फैक्टर क्या हो, एक दो से अधिक हो, दो से अधिक हो, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, इनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब सुन लें, कंपोजिट नंबर इसको छोड़ दें तो 2 बन गया, 4 बन गया, 6 बन गया, 8 बन गया, 10 बन गया, 12 बन गया, ये है 2 4 6 8 12, ठीक है। इस तरह से इसके फैक्टर देखें, एक भी होगा या खुद ही होगा, इसके अलावा भी एक दो ही हो जाएगा, ठीक है, तो 2 बन गए, ठीक। तो एक तरह से हम कह भी सकते हैं कि 2 भी हमारा प्राइम नंबर के केस में आएगा, क्योंकि 2 का भी फैक्टर यही बना। इसके फैक्टर देखते हैं, इसको इरेज करने के बाद इसके फैक्टर देखें, ये एक खुद होगा, ये 4 ही होगा, इसके अलावा ये 2 से भी डिविजिबल है, एक क्या होगा, ये 1 से भी डिविजिबल, 6 से भी डिविजिबल, और बीच में 1 से भी, 2 से भी और 3 से भी डिविजिबल, तो इसके फैक्टर अधिक अधिक आ जा रहे हैं। तो जिस नंबर के फैक्टर मोर देन 3 या मिनिमम 3, ठीक है, कम से कम 3 हो, तो ऐसे फैक्टर नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सुन लें, तो यहाँ पर लिखा गया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट, यूनिक मतलब ये उसका प्राइम फैक्टर एक ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूनिक मतलब एक ही होना चाहिए। फॉर द ऑर्डर ऑफ विच प्राइम फैक्टर, उसको प्राइम फैक्टर के ऑर्डर के रूप में लिख लें, तो प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 7 इस तरह से आएगा। 2 हमारा एक प्राइम फैक्टर है, क्योंकि इसके भी फैक्टर क्या होंगे? एक होंगे और यह खुद ही होगा, इसलिए उसको हम प्राइम फैक्टर के केस में रख सकते हैं। तो याद रखने कि जिस नंबर के फैक्टर यहाँ पे 3 है, 3 से अधिक हो, ठीक है, 2 से अधिक हो, 3 ना हो, 2 ना हो, 2 से अधिक हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं क्या? कंपोजिट नंबर, ठीक है। मैंने एक नंबर लिखा है, इसका प्राइम फैक्टर मेथड से करके दिखा रहा हूँ, आपका क्या है देखें। अब इस केस में हम लिख सकते हैं, पहला इसी थ्योरम का यूज किया जाएगा, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, बाय यूजिंग फैक्टर मेथड, फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, गिवन कंपोजिट नंबर। क्या लिख सकते हैं? तो पहला हम देखिए फैक्टर कैसे निकाल रहे हैं, आप भी वैसे ही करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। 55,000 5,56,920 इतना है। इसके फैक्टर आप लोगों ने अच्छी तरह से ऐसे करके निकाले हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 का 5 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 1 कैरी हो जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा तो 8 टाइम्स, ये आप 9 में 4 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 1 आपका कैरी आ जाएगा तो 12 6 टाइम, ठीक है, ये 0 फिर आ गया, फिर 2 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 1 टाइम 2, फिर 7 में 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 1 कैरी तो 18 9 टाइम, 2 यहाँ से डिविजिबल हो जाएगा, 6 भी डिविजिबल है हमारा कितने टाइम? 3 टाइम 0, अगेन डिवाइड बाई 2, जब तक 0 लास्ट में है
तब तक वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये भी याद रखें कि इफ इंड डिजिट, इंड अंत का अंक यदि 0 है तो ये नंबर 2 और 5 से जरूर डिविजिबल होंगे। ठीक है, जिसका अंत में 0 ना हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड, ठीक है, और 5 से, दोनों एक साथ डिवाइड नहीं, अलग अलग डिवाइड हो सकते हैं लेकिन एक साथ डिवाइड नहीं। अर्थात 0 तभी आएगा जब उस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 जरूर हो। ठीक है, इसको भी डिवाइड करें तो अब 6 टाइम 1 कैरी बचेगा, 19 हो जाएगा 9 टाइम, 1 कैरी बचेगा 6 हो जाए 12 हो जाएगा तो 6 टाइम, ठीक है, 1 और अब 5 टाइम। अब इस केस में हमारा कितना आ गया, इस तरह से हम डिवाइड करके लिखते चले जाते हैं। अब फिर किससे, अब 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 से भी चेक कर लें कि डिविजिबल है कि नहीं, तो ये डिविजिबल है। 3 जा 2 6, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 9, 3 जा 2 6, और ये आपका डिविजिबल है तो यहाँ पर 0 लगाकर 5, क्योंकि 1 इज लेस देन 3। 3 जब 0 से 1 डिवाइजर जो है 0 से इस डिवाइजर से छोटा होता है तो हम आगे के नंबर में 0 इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये भी देख लें कि क्या 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है तो ठीक है। ये डिवाइड करेंगे, 3 जा 7 21, 2 बचेगा। ठीक है, 3 जा 7 21, 1 बचेगा। ठीक है, 10 हो जाएगा तो 3 जा 3 9, और 1 या आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जा 5 15, आसानी से हो गया। फिर लास्ट में आ गया 5, तो अब इस केस में 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे। तो 5 से डिवाइड कर लें, ठीक है, 1 2 बचेगा कैरी तो 27, 5 जब 5 25, 2 कैरी बचेगा 23 आ जाएगा, तो 5 जब 4 20 और 5 जब 7 20, इतना आ गया। अब इसके आगे हम इस तरह से आगे का नंबर भी देखते जाते हैं और डिसाइड करते जाते हैं। अब इसको भी डिवाइड करें, देखें अब 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 7, 3 से एक बार और देख लें, 3 से डिविजिबल है तो ठीक है। 3 जा 5 15, 3 जा 1 3, ठीक है, और यहाँ से अब हमारा डिविजिबल नहीं है तो 3 से डिविजिबल नहीं है तो हटा दें। ठीक है, जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो आगे चलते हैं, 7 से चेक करते हैं। 7 जा 2 14, 1 कैरी, 7 जा 4 2, ठीक है, आंसर, और 7 1 जा 7। अब इसके बाद आ गया, अब आसानी से हम 11 से डिवाइड कर लेंगे, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो रहने ही देंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आ सकते हैं, 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 11 से डिवाइड हो पाएगा, 11 जा 2 21, 2 11 से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तब इस केस में हम 13 से चेक करते हैं, 13 से देख लें कि 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हमने 9 से इसलिए नहीं चेक किया, ठीक है, क्योंकि 9 से यदि डिविजिबल होगा तो 3 से पहले डिवाइड हो गया होता। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 3 जा 13 जा 2 26, तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और कैरी कितना बच जाएगा 9 9, और वहाँ पर तो 13 जा 9, ठीक है, 1391, ठीक है, ठीक है, 13 कम 13, और आपका कैंसिल हो जाएगा 9 9 कैरी हो जाएगा तो 91 हो जाएगा, और 19 3 जा इतना 17, ये इतना आंसर आ सकता। अब ये लास्ट में 17 से डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 1। अब इसके प्राइम फैक्टर कैसे लिखें, तो हम देखिए इसको लिख सकते हैं 5 6 9 2 0। इसके प्राइम फैक्टर मिल गए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 बार है, ये भी आपका 3 बार है, और 3 2 बार है। ठीक है, इसके बाद 5 मिला है, इसके बाद 7 मिला है, इसके बाद 13 मिला है, इसके बाद 17 मिला है। तो इसके प्राइम फैक्टर हैं, लेकिन इस प्राइम फैक्टर को हम इसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। तो जब हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 का पावर कितना है 1 2 3, 2 का पावर 1 2 3, ठीक है। 3 कितने टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 13 है, इसके बाद 17 है, 17 है। तो ये आपके प्राइम फैक्टर मिल गए। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर कैसे चेक करेंगे, तो देखिए 2, ये ऊपर का एक्सपोनेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर इसके कितने मिले, तो 1 2 3 4 5 6, 6 को प्राइम फैक्टर मिले। ये कौन कौन है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है और 17 है। ठीक है, इस तरह से हम प्राइम फैक्टर मेथड से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड्स को हम कहते हैं
क्या कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, इस कंपोजिट नंबर को हम इसके प्राइम फैक्टर के, ठीक है, मल्टीपल के फॉर्म में, देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, ये प्रोडक्ट एम्बल्ड प्रोडक्ट है और इसका प्राइम नंबर है, तो इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स यही कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या करते हैं, उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, राइट कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। और दूसरी बात कि ये यूनिक है, यूनिक का मतलब ये अब इन तीनों के अलावा, इन्हीं फैक्टर के अलावा तीसरा नहीं आ सकता है, तीसरा नहीं लिख सकते, ठीक है। और जैसे कहेंगे सर 3 या 2 6 का पावर भी तो कुछ लिख सकते हैं, तो वह यूनिक नहीं है, वो भी हमारा क्या है, वो प्राइम नंबर, 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये प्राइम फैक्टर राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप अपने लिए खुद ही करके देख लेंगे, एक खुद ही आप करके देख लेंगे कि किस किस नंबर का प्राइम फैक्टर होगा, ऐसे ही। तो यही आपका कहलाता है बाय अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम, FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के यूज कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के ढंग को, रूल को ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे का क्या है, इसका यूज किया जाएगा। आगे लिख रहा है इफ ए इज नॉन जीरो इंटीजर एंड एनी इंटीजर बी, ए डिवाइड बी, ए बी को डिवाइड करता है, तो हम ऐसे उसको लिखेंगे। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ए भी जो है बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, ए जो है बी को डिवाइड करेगा, तो ए बी के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, ए बी के क्यूब को भी डिवाइड करेगा, ए बी की पावर 4 को डिवाइड करेगा। तो इस केस में अब चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, यहाँ हम कुछ भी पावर हो तो हमने n लगा दिया, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एज इज एलिमेंट ऑफ, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, n जो है न कोई भी इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर दे सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर z प्लस, ठीक है। ए जो है n जो है कोई भी z प्लस का इंटीजर होना चाहिए। तो इस केस में ए डिविजिबल होगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, देखें 3 6 को डिवाइड करता है, तो 3 जो है 6 पावर 2 को भी डिवाइड करेगा, 6 पावर 2 का मतलब कितना होता है 36, तो 3 जो है 36 को भी डिवाइड कर देगा। 4 8 को भी डिवाइड करता है, 4 8 का पावर 2 को भी डिवाइड करता है, 8 का पावर 2 का मीनिंग्स हुआ 8 का पावर 64। तो हम इस तरह से हम समझ सकते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। अब इस तरह से हम कुछ इरेशनलिटी प्रूव करते हैं, इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे उसको देखें। जो अभी पढ़े हैं FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, तो उसका यूज भी हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का यूज कहाँ करेंगे, कहाँ हम इसका उपयोग करेंगे, किस तरह की डेटा का यूज हम करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अरिथमेटिक्स थ्योरम हम आसानी से यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं तो देखें, पहला ही है, पहला एप्लीकेशन है कि फाइंडिंग, पहला इसका एप्लीकेशन है फाइंडिंग HCF एंड LCM ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर z लिखा गया है, ठीक है। तो इसका यूज सिर्फ एक ही रूल एक ही डेटा निकालने में किया जाता है, एक ही प्रॉपर्टी, किसी भी 2 या 2 से अधिक, ठीक है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के डेट HCF और LCM। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे अधिक, कॉमन मतलब जो दोनों में प्रेजेंट हो, ठीक है, और फैक्टर का मतलब वह उससे डिवाइड कर दें, उससे मतलब वो फैक्टर इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो सबसे बड़ा। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मतलब कौन सा वो नंबर है जिसका इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर आ जाए, ठीक है, इससे भी वो डिविजिबल, मतलब ऐसा नंबर जो इससे भी डिविजिबल हो जाए, इससे भी डिविजिबल हो जाए, मतलब लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, कम से कम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ऐसा इन दोनों के बीच का एक नंबर है, इन दोनों का, यह एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर है, ठीक है, जो इससे भी डिविजिबल होगा और इससे भी डिविजिबल होगा। उसमें सबसे छोटा, बड़ा तो बहुत हो सकते हैं, मल्टीपल बहुत हो सकते हैं, लेकिन सबसे कह रहा है सबसे छोटा कौन है, नंबर जो इससे भी डिविजिबल हो जाए और इससे भी डिविजिबल हो जाए, तो उसी को कहा जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसको तो अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम का सिर्फ एक ही यूज होता है, ठीक है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 2
पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के निकालेंगे, नेगेटिव इंटीजर का HCF NCF फाइंड नहीं हो सकता है, क्योंकि हम कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमेशा आगे के लिए होते हैं, पीछे के डेटा में क्या हुआ कैसे हुआ ये डेटा नहीं जानते, तो आगे के डेटा के लिए लिखा जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स में लिखा गया HCF एंड LCM। तो हमको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में आएंगे, गिवन नंबर हमको दिए गए हैं, क्या क्या है 90 एंड 144 इतने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, राइट प्राइम फैक्टर, राइट प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर हम लिखेंगे। 90 का प्राइम फैक्टर क्या है देख लें, 90 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है यहाँ पे, या 2 इंटू 2 कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आसानी से। अब इसको हम क्या करें, प्राइम फैक्टर में FTA यूज करेंगे, FTA करता है उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, तो इसका प्राइम फैक्टर यहाँ पे 2 है, इसका प्राइम फैक्टर यहाँ पे केवल 3 है, तो इसका पावर बनता है 2, और फिर यहाँ पे है 5। दूसरा है 144, 144 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है इतना आ गया। उसके बाद लिख सकते हैं 3 इंटू 3, बस एक और होगा 2, 2 दो बार हो सकता है, ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 6, ठीक है इतना सही है, ठीक है। अब इसमें इसको प्राइम फैक्टर में कर लेंगे, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लें। आपको प्राइम फैक्टर बड़ा नंबर दिया जाए तो वैसे डेटा निकाल कर पता कर लेंगे कौन कौन होंगे। तो इसका 2 के पावर 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, इंटू 3 के पावर 2, और इंटू अब कोई नहीं है तो हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका HCF फाइंड करना है, पहले यहाँ पे HCF बोला गया है, तो HCF आप किस किस नंबर का चाहिए, तो 90 का और 144 का HCF निकालना है। तो HCF जब भी किसी भी फैक्टर का निकालना हो तो हमको लोवेस्ट एक्सपोनेंट चाहिए। ये देखें इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका भी पावर यहाँ पे 1 है, इस 3 है, यहाँ पे 3 है, 5 है, 5 का पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है 1, यहाँ पे भी 1 है। अब इस केस में ये समझ लें कि यदि HCF फाइंड करें तो जो प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं उस प्राइम फैक्टर में यदि जो दो फैक्टर प्राइम नंबर दोनों में प्रेजेंट हो तो HCF फाइंड करने के लिए जिसका एक्सपोनेंट सबसे कम होगा वो लिखा जाएगा। जैसे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, इसका एक्सपोनेंट 4 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो ये आपका छोटा है, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 3। देखें प्राइम फैक्टर 3, प्राइम फैक्टर 3 फाइंड करने के लिए इन दोनों में मैच करना है, दोनों में कौन छोटा है, तो दोनों सर इक्वल है, तो दोनों में से किसी को लिख सकते हैं 3 का पावर 2। अब देखें 5 यहाँ है, 5 नहीं है, तो इसमें जो दोनों में मैच करेगा, ठीक है, उन दोनों में से जिसका एक्सपोनेंट सबसे कम होगा, छोटा होगा, उसी को लिख करके और मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा 6, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, ठीक। 18 क्या होगा, 18 से इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, 18 इसको भी डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, ठीक है, बाय डिविजिबिलिटी रूल, ये आपके चेक करने का रूल है। LCM कैसे फाइंड करेंगे, LCM आप 90 एंड 144। अब इसमें HCF फाइंड करने के लिए तो लिस्ट एक्सपोनेंट लेते हैं, सबसे छोटा एक्सपोनेंट लेते हैं प्राइम नंबर का, लेकिन LCM फाइंड करने के लिए दोनों में मैच करता है और दोनों का एक्सपोनेंट जो सबसे बड़ा होगा उसको ले लेंगे, ठीक है। तो 2 रेज पावर 4 खत्म, इसमें वही रहेगा 3 रेज पावर 4, सॉरी 2,
और उसके बाद 5 है तो नहीं है, तो 5 नहीं है तब भी इसका, इन दोनों में तो 5 का पावर यदि लिखना चाहेंगे तो 0 होगा। तो इन दोनों में मैंने कहा कि जिसका बड़ा होगा वो लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं तो 5। अब सबका हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर यहाँ पर आएगा यही नंबर इसका क्या करेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो राइट कर सकते हैं। आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे 144 इंटू 5 डिवाइड कर देंगे, 20 4 जब 5 20 एंड 2 22 और 4 1 4 एंड 2 7, इतना आएगा। तो ये दोनों जो हैं एचसीएफ और एलसीएम, तो ये निकालने के तरीका है, लेकिन आप जल्दीबाजी में गलती नहीं करेंगे, आसानी से पहचानेंगे। लिस्ट लोवेस्ट निकालना एचसीएफ, तो दोनों फैक्टर मैच करना चाहिए और दोनों में जो सबसे छोटा होगा उसको लिख लीजिएगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है एलसीएम, तो जो दोनों मैच करेगा और दोनों में जो सबसे बड़ा होगा उसको लिखिएगा। लास्ट में जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो नंबर एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखें, एक नोट है कि टू फाइंडिंग एचसीएफ और एलसीएम के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको। यदि दो इंटीजर हैं ए और बी, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है और इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम, इक्वली आता है। ठीक है, इन दोनों का इक्वली नंबर आएगा। दूसरा, इसमें टू नंबर, एक क्वेश्चन है यहाँ से, एक क्वेश्चन, टू नंबर आर इन रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 108, उन दोनों का एलसीएम 180 है। तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, इन दोनों नंबर जिसका रेशियो दिया गया है उन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो सुन लें एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो ये ध्यान रखें। यहाँ पे लिखेंगे लेट ए इज फर्स्ट नंबर, बी इज सेकेंड नंबर, बी सेकेंड नंबर है। तो ए को हम लिख सकते हैं 2x ए, बी को हम क्या लिख सकते हैं 3x। अब जब रेशियो वाला क्वेश्चन ऐसे पूछे तो याद रख लेना, इस केस में जो एक्स्ट्रा वैल्यू या जो एक्स्ट्रा अननोन लेटर हम मल्टीपल करके लिख सकते हैं, वही नंबर की वैल्यू उन दोनों रेशियो का एचसीएफ बनती है। क्या बनती, एचसीएफ। तो देखें हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे एचसीएफ में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें, हम देखें अब एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का एलसीएम मैंने लेने के लिए बोला है। तो पहले दोनों में देख रहे हैं कि यहाँ पे एचसीएफ यहाँ पे मिल रहा है, दोनों में जो कॉमन मिलता है x इंटू 2 इंटू 3, बस ये हमारा कितना बन गया, क्या बन गया 6x बन गया क्या एलसीएम। लेकिन एलसीएम हमारा कितना दे रखा है 180, तो हम इसको 6x इज इक्वल टू, हम निकाले इसका एलसीएम तो 6x आ जाएगा। एक आ रहा नहीं, एलसीएम जो है 180 है, तो x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू कितनी आ गई 30। ठीक है, x की वैल्यू 30 आ गई, यही मैंने बोला है एचसीएफ होगा। आप कहेंगे सर कैसे होगा, तो आइए अपने रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो पहले यहाँ पे दोनों नंबर पता करें। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 60। बी की वैल्यू दूसरा नंबर कितना आएगा 3 इंटू 30, ये आ जाएगा 90। ठीक है, 90 आएगा। अब इस केस में हम इस रूल को यूज करेंगे, इस रूल को। ठीक है, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए इंटू बी। एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए इंटू बी मतलब 60 इंटू 90 होल बाई कितना 30, कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 3 आएगा। सॉरी, एलसीएम हमारा है, एलसीएम 180 है, एलसीएम हमारा यहाँ पर 180 है, तो 180 से हम कैंसिल कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 2 और इस 2 से ये कैंसिल करेंगे, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 30। आसानी से हम कर लेंगे। ठीक है,
दूसरी बात कि यदि x इक्वल टू 30, तो इसीलिए मैंने बताया है कि जो इन रेशियो में जो कॉमन वैल्यू आती है वही आपका HCF। तो यदि आप पकड़ लेंगे तो MCQ क्वेश्चन को आसानी से यहाँ से कर सकते हैं, इतना हमको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तो HCF हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम फंडामेंटल थ्योरम का एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का ढेर सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं, जो आके आपके प्रश्न में, क्वेश्चन में या पेपर में पूछे जाने की जरूर संभावना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हम उसका वर्ड प्रॉब्लम का जरूर देखते हैं। ठीक है।